Okay. So hello everyone, welcome to ninth lecture of design of RCC, and in this particular session I am going to discuss about the analysis part. So first of all we will discuss about the calculation of neutral axis depth. So neutral axis depth को एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, और यू कैन से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. बोथ आर सेम थिंग, है ना. सो न्यूट्रल से ओनली सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस बोले या फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोले, बोथ आर सेम थिंग. दोनों क्या है? सेम थिंग है. अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना. इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये आपका क्या हो गया? कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है. कोई बीम का क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन हो गया. ठीक है. ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है. ये क्या है? स्ट्रेन डायग्राम है. और ये क्या है? स्ट्रेस डायग्राम है. ये क्या है? स्ट्रेस डायग्राम है. हमें क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या हुआ? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्स यू से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एक्स यू से. इट इज डिनोटेड बाई एक्स यू. सो इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. क्या करना है? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए, है ना. अगर ये सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है तो टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा. टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा, है कि नहीं. सो क्या करेंगे? C इजकल टू T है जो पुट करेंगे. टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को इक्वेट करेंगे. सो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना होता था? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, 0.36 FCK इंटू विड्थ ऑफ द बीम इंटू XU. ये टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया, है ना. और टोटल टेंसाइल फोर्स क्या था? टोटल टेंसाइल फोर्स क्या था? ये आपका टोटल क्या था? कॉम्प्रेसिव फोर्स था. ये टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स था. टोटल टेंसाइल फोर्स कितना था? टोटल टेंसाइल फोर्स था आपका 0.87 इंटू एफ बाई और इंटू एरिया ऑफ स्टील. ये क्या था आपका? टोटल टेंसाइल फोर्स था. अब हमें क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर देना है. क्योंकि ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है. दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना. C इजकल टू T आप यदि करेंगे, C इजकल टू T यदि करेंगे तो क्या होगा? 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST. सो यहाँ से आपका XU निकल के जो आ रहा है, XU निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बटा 0.36 इंटू FCK इंटू B. ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. अगर आप इसको कोड में देखना चाहते हैं, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 81. ये आपका IS कोड है. ये मिलेगा आपको पेज नंबर 96 में. कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 96 में. पेज नंबर 96 ऑफ IS 456-2K, है ना. तो कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 96 में. देखिए बहुत सिंपल था. क्या किए? टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को क्या कर दिए? इक्वेट कर दिए. देखिए लेक्चर थोड़ा क्या हुआ, पंचायत इलेक्शन में आपका ड्यूटी में लग गया था मेरा. इसके कारण क्या हुआ, थोड़ा लेक्चर है जो डिले हो रहा है ना. बट हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको हम रेगुलर कंटिन्यू करें. ठीक है. सो XU बराबर क्या हो गया? 0.87 F बाई AST अपॉन 0.36 FCK B. ठीक है. हर क्वेश्चन में आपको XU है जो कैलकुलेट करना पड़ेगा.
जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमको सबसे पहले चेक करना होता है ना, टाइप ऑफ सेक्शन चेक करना होता है कि ये बैलेंस सेक्शन है और अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों में क्या करना होता है, कंपेरिजन करना होता है। तो ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये तो रहा किसके बारे में, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बारे में। अब देखते हैं आपका यहाँ पर क्या है, ये सब आपको पता है। बी क्या है आपका, बी है बीथ ऑफ द बीम, लिख लीजिए बीथ ऑफ द बीम, बीथ ऑफ द सेक्शन लिख सकते हैं, बीथ ऑफ द सेक्शन। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, डी हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ऑफ बीम। एएसटी क्या है, एएसटी है आपको एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। एक्सयू क्या है, एक्सयू आपका हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सी हो गया टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, एंड टी हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, तो टोटल टेंसाइल फोर्स, है ना। तो ये सब आपका पैरामीटर था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑन न्यूट्रल एक्सिस। अब लिमिटिंग डेप्थ बोले या फिर क्रिटिकल डेप्थ बोले, लिमिटिंग डेप्थ बोले या फिर इसी को क्या बोलते थे, क्रिटिकल डेप्थ बोलते थे। वर्किंग स्ट्रेस में याद हो मैं बताया था, क्रिटिकल डेप्थ, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और लिख सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। सो लिमिटिंग डेप्थ बोले या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोले या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोले, ऑल थ्री आर सेम थिंग्स। तीनों क्या है, तीनों आपका क्या है, सेम ही थिंग है ना। अब देखिए जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है उसका रियल मीनिंग क्या होता है ना। सो जब आपका कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, कंक्रीट में स्ट्रेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होता है कंक्रीट में आपका जो स्ट्रेन होगा मैक्सिमम कितना होगा, 0.0035, और स्टील में मैक्सिमम, स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कितना होगा 0.87 A//ES और प्लस 0.002, है ना। सो जब ये दोनों अपने मैक्सिमम लिमिट पे होगा, जब कंक्रीट में स्ट्रेन का वैल्यू अपने मैक्सिमम लिमिट पे होगा और स्टील में भी स्ट्रेन का वैल्यू मैक्सिमम लिमिट पे होगा, उसके कोरिस्पोंडिंग जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो क्लियर है कि नहीं। जब कंक्रीट में स्ट्रेन कितना होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है कंक्रीट में स्ट्रेन का 0.0035, है ना। और स्टील में कितना होता है, स्टील में होता था आपका, लिख ही देते हैं, जो आपका इप्सिलॉन CU ये होता था कितना 0.0035, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील, मैक्सिमम वैल्यू को अल्टीमेट वैल्यू भी बोलते हैं, और अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन स्टील जो होगा वो कितना होगा 0.87 इंटू F//ES प्लस 0.002, है ना। सो जब ये दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा होगा उसके कोरिस्पोंडिंग जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है।
ए आपका देखिए ए क्या हो गया, एक्स यू मैक्स हो गया, ए एक्स यू मैक्स है, तो ए वाला वैल्यू कितना होगा, डी माइनस एक्स यू मैक्स होगा, ए वैल्यू कितना होगा, डी माइनस एक्स यू मैक्स होगा। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का फंडा अपनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल का फंडा अपनाएंगे, है ना। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करेंगे, है ना, इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो क्या लिखें, 0.0 एक्स यू मैक्स अपॉन दिस है 0.0035 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल को देखें तो ये क्या है, d माइनस एक्स यू मैक्स है ना, एक्स यू मैक्स है। इसको एक्स यू मैक्स भी लिखते हैं और एक्स यू लिमिटिंग भी लिखते हैं, है ना। सो एक्स यू मैक्स भी लिख सकते हैं, एक्स यू लिमिटिंग भी लिख सकते हैं। सो d माइनस एक्स यू मैक्स अपॉन स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0.87 f बाई अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करना बहुत इजी है। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर लेके चले जाइए। सो एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ये जो होगा आपका 0.0035 अपॉन 0.87 f बाई अपॉन ES प्लस 0.002 होगा, 0.002 होगा, है कि नहीं, 0.002 होगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिए, यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपका आएगा 0.0055। बहुत सिंपल है, आपको इसको इससे एक्स यू मैक्स को मल्टीप्लिकेशन करना इस क्वांटिटी से और इसको मल्टीप्लिकेशन करना इस क्वांटिटी से, और उसके बाद क्या करना है, दोनों को सोल्व करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद आपका आएगा एक्स यू मैक्स बटा डी का वैल्यू है जो इतना आएगा। इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, हमें तो एक्स यू मैक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स यू मैक्स बराबर लिख सकते हैं 0.0035 अपॉन 0.87 f बाई अपॉन ES प्लस 0.0055 इंटू डी। अगर आपको याद हो तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसी को KD लिखे थे, है ना। इसी को और यदि सोल्व करें तो एक्स यू मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 700 डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू एफ बाई अपॉन ES। एक मिनट, यहाँ पर क्या कीजिए, आप ES का वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ES का वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, है ना। ES का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना, 2 × 10⁵। ES का वैल्यू कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 2 × 10⁵ न्यूटन पर
mm²। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो सोल्व करने के बाद आता है, बहुत अच्छा इक्वेशन बन जाता है 700/0.87 f बाई प्लस 1100 इंटू डी। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो जो एक्सयू मैक्स है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो एक्सयू मैक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है ना, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। सो एक्सयू मैक्स ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील मैं नहीं बोलता, यहाँ से आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना। सो फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्सयू मैक्स बराबर क्या आ गया, 700 डिवाइडेड बटा 0.87 f बाई प्लस 1100 इंटू डी, है ना, इंटू डी। सो ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में पूछता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है किस पे डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए जब ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जो एक्सयू मैक्स का वैल्यू है वो डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट होगा। तो अब मैं है जो आपको कुछ वैल्यू है जो लिखने जा रहा हूँ, जो आपको याद रखना, क्या रखना, याद रखना। ऐसे कोड में दिया हुआ भी है, कोड में आपको दिया हुआ है, क्या करना है, एक तरफ आपका एक्सयू मैक्स लिखना है, एक्सयू मैक्स लिखना है ना, और सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, पहले ग्रेड ऑफ स्टील लिख लीजिए, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंड कर रहा है। तो अब दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, और इधर लिखिए एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स। तो सबसे पहले Fe250, Fe250, तो यहाँ पे Fe250 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, Fe250 पुट कर देंगे। तो जैसे ही Fe250 पुट करेंगे तो आएगा 0.53 डी, ठीक है। उसी तरह से Fe415 के लिए आता है 0.48 डी, 48 डी। उस तरह से Fe500 यदि पुट करेंगे, 500 यदि पुट करेंगे तो आएगा 0.46 डी। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको IS कोड में भी मिल जाएगा, IS कोड में भी मिल जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट एक्सयू मैक्स का वैल्यू आप याद रख सकते हैं। Fe250 के लिए कितना होगा, 0.53 डी। Fe415 के लिए क्या हो गया आपका, Fe415 0.48 डी। ये सबसे ज़्यादा यूज में आता है, यही सबसे ज़्यादा यूज में आता है, तो आपको याद होना चाहिए 0.48 डी, है ना। सो 250 के लिए हो गया 0.53 डी, Fe415 के लिए 0.48 डी, और Fe500 के हो गया 0.46 डी, है ना। कैसे आया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको किया गया, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपका किया गया। अब देखिए, सो यहाँ दो चीज याद रखने वाली है, एक तो ये याद रखने वाली है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, है ना। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ये क्या है स्ट्रेस डायग्राम है, और आपको पता है कि रिजल्टेंट आपका कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा, वो कितने डिस्टेंस पे आ रहा था, वो आ रहा था 0.42 इंटू एक्सिव डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम टॉप, यहाँ से 0.42 एक्सिव डिस्टेंस पे आ रहा था, है ना। और टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है 0.36 FCK B इंटू एक्सिव, और टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता है 0.87 F by इंटू AST,
है ना। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोले थे, जैसे यहाँ पे आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स है C 0.36 FCK B इंटू एक्स, और ये आपका टोटल टेंसाइल फोर्स है कितना 0.87 F बाई इंटू एस टी, और ये दोनों के बीच का जो दूरी था इसी को क्या बोले थे, इसको बोले थे हम लोग लीवर आर्म, जिसको ए से भी लिखते थे या जेड से भी लिखते थे, ये क्या होता था लीवर आर्म, और इसका वैल्यू कितना होता था डी माइनस 0.42 एक्स, डी माइनस 0.42 एक्स, लीवर आर्म का वैल्यू कितना था डी माइनस 0.42 एक्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें किसका वैल्यू निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं और टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, ये देखिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स क्या कर रहा है, एक कपल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है कपल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो जितना मोमेंट ये जनरेट करेगा उसी को क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हर क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आएगा। इसको शॉर्ट में MOR भी लिखते हैं, MOR भी लिखते हैं और इसको MU लिख देता हूँ, है ना। तो MU क्या हो जाएगा, MU का वैल्यू क्या होगा आपका कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, है कि नहीं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म और टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, है ना। तो पहले लिखते हैं फ्रॉम कंप्रेशन साइड, है ना, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। याद रहे लीवर आर्म का वैल्यू कितना होता है डी माइनस 0.42 एक्स, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड यदि हम MU निकालना चाहें तो क्या होगा C फोर्स इंटू लीवर आर्म, C फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो C फोर्स कितना है 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU इंटू लीवर आर्म कितना है D माइनस 0.42 XU, है क्या। ये कहाँ से आ गया फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है। चलिए नाउ फ्रॉम टेंशन साइड यदि निकालना चाहें, अब कब टेंशन साइड से निकालेंगे कब कंप्रेशन साइड से निकालेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सेक्शन पे, कि सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन है, ये अंडर इनफोर्स है या ओवर इनफोर्स है। तो हम लोग आगे देखेंगे फ्रॉम टेंशन साइड, फ्रॉम टेंशन साइड। सो फ्रॉम टेंशन साइड यदि हम निकालें तो क्या होगा MU बराबर T इंटू लीवर आर्म, है ना। तो टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता है 0.87 इंटू F बाई इंटू ST इंटू लीवर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो ये भी है और ये भी है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपका दो फार्मूला हुआ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या हुआ दो फार्मूला हुआ, है ना। याद रखने वाली बात क्या है, कुछ नहीं करना है, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स में लीवर आर्म से गुना कर देंगे तो भी निकल जाएगा, या टोटल टेंसाइल फोर्स से लीवर आर्म में गुना कर देंगे तो भी निकल जाएगा, है कि नहीं। और लीवर आर्म का वैल्यू कितना होता है D माइनस 0.42 XU, ये वाला वैल्यू है ना, D माइनस 0.42 XU। तो आपको एक्सप्लेनेशन है, यदि याद है तो क्वेश्चन भी बनाना क्या हो जाएगा बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग वैल्यू
और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा। ये आपका क्या था, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, और ये क्या है, टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना था, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना था, 0.87 इंटू F/, इंटू AST। और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले थे, लीवर आर्म बोले थे। ये डिस्टेंस को क्या बोले थे, लीवर आर्म बोले थे, है ना, लीवर आर्म बोले थे। तो देखिए जब लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो XU की जगह पे क्या पुट करेंगे, XU मैक्स पुट करेंगे, XU मैक्स पुट करेंगे। मतलब इस समय कंक्रीट और स्टील में दोनों स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट पे होगा, है ना। इस टाइम क्या होगा, कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम लिमिट पे होगा, है ना। कंक्रीट में मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेन का क्या होता है, 0.0035। स्टील में कितना होता है, 0.87 F//ES प्लस 0.002, है ना। ठीक है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। कैसे निकालेंगे, इसको डोनेट करेंगे MU लिमिटिंग से, MU लिमिटिंग से इसको डोनेट करते हैं, है ना। सो MU लिमिटिंग अगर लीवर आर्म यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे D माइनस 0.42 XU मैक्स, XU मैक्स। XU मैक्स भी लिख सकते हैं या फिर XU लिमिटिंग भी लिख सकते हैं, है ना। XU मैक्स भी लिख सकते हैं और XU लिमिटिंग भी लिख सकते हैं, है ना। और MU लिमिटिंग का वैल्यू होगा क्या, MU लिमिटिंग का वैल्यू होगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स इंटू लीवर आर्म, D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कुछ वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मैं कैसे है जो एकदम शॉर्ट कर देता हूं, है ना। शॉर्ट करने से क्या होगा, आपको याद रखना भी इजी हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, XU मैक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, XU मैक्स पे डिपेंड कर रहा है। और अभी हमने बताया था कि XU मैक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए हम MU लिमिटिंग का वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए MU लिमिटिंग के वैल्यू को हम याद भी कर सकते हैं। वो कैसे, कुछ नहीं करना, XU मैक्स का वैल्यू है जो आपको पुट करते जाना, XU मैक्स का वैल्यू है जो पुट करते जाना। सो एक तरफ मैं लिख देता हूं ग्रेड ऑफ स्टील। जैसे सपोज कीजिए कि आपको Fe415 के लिए लिखना है ना, फॉर Fe250 के लिए यदि लिखेंगे तो XU मैक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे बताइए, XU मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे 0.53 D पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 0.53 D पुट करेंगे, है कि नहीं, 0.53 D पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, है ना। अगर Fe415 की बात होगी तो XU मैक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे बताइए, XU मैक्स की जगह पे पुट करेंगे 0.48 D। अगर Fe500 के लिए MU लिमिटिंग निकालना होगा तो XU मैक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, XU मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे 0.46 D, है ना। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ता है XU मैक्स का वैल्यू घटता है,
है ना, एक्सयू मैक्स का वैल्यू घटता है, देखिए ना 0.53D, 0.48D और 0.46D। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता भी है, यहाँ से आपको पूछता भी है आपको, ठीक है, कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील आपको इंक्रीज करता है तो एक्सयू मैक्स का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमें एमयू लिमिटिंग निकालना है, इसी इक्वेशन में एक्सयू मैक्स का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा वो मैं लिख देता हूँ, है ना। एक तरफ क्या लिखेंगे, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, और एक तरफ लिखेंगे एमयू लिमिटिंग, एमयू लिमिटिंग, ठीक है। सबसे पहला है आपका Fe250। तो Fe250 के लिए एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा, Fe250 के लिए जो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू होगा वो आपका होगा कितना, एक्सयू मैक्स से जब पे पुट करेंगे 0.53D, तो यहाँ से आपको आ जाएगा एमयू लिमिटिंग इक्वल टू 0.148 FCK BDS पर, ठीक है। सेकेंड, अगर Fe415 के लिए पूछेगा तो जो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू होगा, एमयू लिमिटिंग के लिए वैल्यू होगा 0.138 FCK BDS पर, 0.138 FCK BDS पर। अगर Fe500 के लिए पूछेगा तब जो एमयू लिमिटिंग का वैल्यू होगा 0.133 FCK BDS पर, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन है, सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में आता है Fe415 आता है ना, तो याद रखना है 0.138 FCK BDS पर, ठीक है। ऐसे तीनों याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तीनों याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। तो देखिए इतना बड़ा फार्मूला को कितना शॉर्ट में कर दिए, है ना, कितना शॉर्ट में कर दिए, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में है जो आपको ये एमयू लिमिटिंग का वैल्यू है जो पूछ लिया जाता है, एमयू लिमिटिंग का वैल्यू है जो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका परसेंटेज ऑफ स्टील का, परसेंटेज ऑफ स्टील का। सो परसेंटेज ऑफ स्टील को लिखते हैं पीटी से, किससे लिखते हैं, पीटी से लिखते हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील यदि आपको निकालना है तो टोटल टेंसाइल फोर्स को किससे कंप्रेशन इक्वेट कर दीजिए, टोटल कंप्रेसिव फोर्स से आपको इक्वेट करना है। तो टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता था बताइए, टोटल टेंसाइल फोर्स होता था 0.87 F बाई इंटू ST, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU, B इंटू XU, है ना, B इंटू XU। अब देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से आप ऐसा कीजिए, हमें निकालना है टोटल परसेंटेज ऑफ स्टील। तो AST अपॉन B बराबर क्या लिख सकते हैं 0.36 FCK इंटू XU अपॉन 0.87 इंटू F बाई। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ है जो B से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ B से डिवाइड करेंगे, सॉरी D से डिवाइड कर दीजिए, है ना, D से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाई D। तो ये हो जाएगा AST अपॉन PD इज इक्वल टू 0.36 इंटू FCK इंटू XU अपॉन 0.87 इंटू F बाई इंटू D इंटू
डी, है ना। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, देखिए सबसे पहली बात कि परसेंटेज ऑफ स्टील का एग्जैक्ट मीनिंग क्या समझते हैं आप। परसेंटेज ऑफ स्टील का एग्जैक्ट मीनिंग क्या समझते हैं, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि टोटल क्रॉस सेक्शन कितना है, बी इंटू डी है। टोटल क्रॉस सेक्शन कितना है, बी इंटू डी है। मतलब बी इंटू डी में कितना परसेंटेज स्टील कंटेन करता है ना। बी इंटू डी में है जो कितना है, जो परसेंटेज ऑफ स्टील है जो, मतलब अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, ए एस टी बटा बी डी इंटू 100। अगर परसेंटेज में इसका लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100। इधर भी कर दें 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन 0.87 एफ बाई इंटू डी इंटू 100, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, है ना। एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बटा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। बी इंटू डी, मतलब इफेक्टिव, यहाँ पे डेप्थ क्या लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ लेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, परसेंटेज पीटी, है ना। क्या होता है, ए एस टी बटा बी डी इंटू 100, ए एस टी बटा बी डी इंटू 100, है ना। इसी को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन 0.87 इंटू एफ बाई इंटू डी इंटू 100। अब एक बात बताइए कि यदि पीटी लिमिटिंग निकालना हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील यदि निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील यदि निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बताइए। इस इक्वेशन में एक्स यू को एक्स यू मैक्स पुट कर देंगे। एक्स यू को क्या पुट कर देंगे, एक्स यू को पुट करना पड़ेगा एक्स यू मैक्स, एक्स यू मैक्स, है ना। एक्स यू मैक्स पुट कर देंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए एक्स यू मैक्स का जो वैल्यू होगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें एक्स यू मैक्स का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे एफ बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो इसका परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू हो जाएगा जो आपको किस फॉर्मूले में आ जाएगा, आपको एफ सी के फॉर्मूले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एफ सी के फॉर्मूले में। सो परसेंटेज ऑफ स्टील है, अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एफ सी के पे भी डिपेंड करेगा और ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करेगा, और ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करेगा, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील क्या करना है, एक्स यू को क्या पुट कर देना, एक्स यू मैक्स पुट कर देना, एक्स यू मैक्स पुट कर देना। और एक्स यू मैक्स का तो आपको पता ही है, एक्स यू मैक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है ना, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्स यू मैक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एफ 250 के लिए 0.53 डी और एफ 415 के लिए याद ही कर लेना है इसको 0.48 डी एंड एफ 500 के लिए 0.46 डी। तो ये सब वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, है ना। इसी को क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे पीटी लिमिटिंग, पीटी लिमिटिंग भी इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। अब देखिए, अब बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन और ओवर इनफोर्स सेक्शन देख लेते हैं। कब बैलेंस सेक्शन होगा, कब अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा और कब ओवर इनफोर्स सेक्शन होगा, है ना। तो जब सेक्शन बैलेंस होगा तो बैलेंस सेक्शन में आपका क्या होगा, बैलेंस सेक्शन का आपका क्या प्रॉपर्टी होगा, देखिए बैलेंस सेक्शन में आपका क्या होगा। सबसे पहले बात कि जो एक्सयू होगा, जो एक्सयू होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सयू मैक्स के बराबर होगा, एक्सयू मैक्स के बराबर होगा, है ना। मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या होगा, सेम होगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। सेकंड थिंग आप बता सकते हैं कि सर पीटी जो होगा वो पीटी लिमिटिंग के बराबर होगा, पीटी लिमिटिंग के बराबर होगा, ठीक है। थर्ड क्या बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं कि जो एमयू होगा
वो mu लिमिटिंग के बराबर होगा, mu लिमिटिंग के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? और क्या बोल सकते हैं? और ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेन में, मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में और मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में दोनों सेम टाइम है जो रीच कर रहा होगा, दोनों सेम टाइम है जो रीच कर रहा होगा, है ना? दोनों क्या होगा? सेम टाइम है जो रीच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है किसका? बैलेंस सेक्शन का। XU मैक्स के बराबर होगा, PT लिमिटिंग के बराबर होगा, है ना? और लिख सकते हैं आपका जो AST होगा वो क्या होगा? AST लिमिटिंग के बराबर होगा, AST लिमिटिंग के बराबर होगा। ठीक है, अंडर इनफोर्स में क्या होगा? अंडर इनफोर्स में क्या होगा? अंडर इनफोर्स में जो AST होगा, AST मैक्स से कम होगा, है ना? मतलब बैलेंस सेक्शन से कम होगा। और जब बैलेंस सेक्शन से कम होगा तो आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस आपका ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, भारी की तरफ। भारी की तरफ मतलब क्योंकि AST क्या है? AST लिमिटिंग से कम है तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर गया, है ना? यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या होगा? XU लेस देन XU मैक्स होगा, XU मैक्स होगा। सेकंड थिंग, PT आपका लेस देन PT लिमिटिंग होगा। थर्ड थिंग, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? लेस देन MU लिमिटिंग होगा। एंड फोर्थ थिंग, जो AST होगा क्या होगा? लेस देन AST लिमिटिंग होगा। फिफ्थ थिंग देखिए, फिफ्थ थिंग क्या होगा बताइए? इसमें आपका जो स्ट्रेन है वो स्टील में पहले रीच करेगा, है ना? जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो स्टील है जो पहले अचीव करेगा कंक्रीट की तुलना में, कंक्रीट की तुलना में, है ना? देखिए स्ट्रेन का वैल्यू इसमें क्या है? 0.0035 से कम रहेगा, जबकि एक क्या हो जाएगा? आपको इस वैल्यू को अटेन कर लेगा सबसे पहले, है ना? सबसे पहले फेल्यूर क्या होगा? डक्टाइल फेल्यूर होगा, है ना? फेल्यूर क्या होगा आपका? डक्टाइल फेल्यूर होगा, है ना? अंडर इनफोर्स सेक्शन में फेल्यूर कैसा होता है? आपका डक्टाइल फेल्यूर होगा। तो फिफ्थ आपका यही लिख लीजिए, डक्टाइल फेल्यूर होगा। डक्टाइल फेल्योर होगा, है ना? डिजाइन कैसा होगा? डिजाइन आपका इकोनॉमिकल होगा। डिजाइन कैसा होगा? अगर 6 में लिखना चाहें, अगर 6 में लिखना चाहें तो डिजाइन आपका क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। डिजाइन कैसा होगा? इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, ओवर इनफोर्स की बात करते हैं तो ओवर इनफोर्स में क्या होगा? ओवर इनफोर्स जब सेक्शन होगा तो सेक्शन को आपको रीडिजाइन करना होगा, सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा, है ना? तो इस केस में आपका क्या होगा? XU ग्रेटर देन XU मैक्स होगा, इसको भी क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा। सेकेंड थिंग PT क्या होगा? PT आपका क्या हो जाएगा? मतलब PT होगा जो ग्रेटर देन PT लिमिटिंग हो जाएगा, PT लिमिटिंग हो जाएगा, है ना? MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होगा, MU लिमिटिंग होगा। MU क्या होगा? ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होगा, है ना? MU लिमिटिंग होगा। एंड MU क्या होगा? MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होगा, है ना? अब देखिए इस तीनों केस में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का क्या होगा? फॉर्मूला आपका अलग अलग होगा। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तीनों केस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ फेल्यूर कैसा होगा बताइए? टाइप ऑफ फेल्यूर कैसा होगा? फेल्यूर आपका सडन होगा, है ना? मतलब ब्रिटल फेल्यूर होगा। यहाँ पर कौन सा फेल्यूर होगा? ब्रिटल फेल्यूर होगा। और इसी को बोलते थे सडन फेल्यूर, इसी को क्या बोलते थे? सडन फेल्यूर। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, सडन फेल्यूर, है ना? क्या बोलेंगे इसको? सडन फेल्यूर। ठीक है, फिफ्थ थिंग, इसमें जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो कंक्रीट पहले अचीव कर लेगा। स्टील के तुलना में कंक्रीट क्या होगा? पहले अचीव करेगा, है ना? स्टील कंक्रीट क्या होगा? पहले अचीव कर लेगा, है ना? अब देखिए हम तीनों केस में क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू है जो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बैलेंस सेक्शन के लिए। सबसे पहले निकालेंगे किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए। तो फर्स्ट निकाल रहे हैं किसके लिए? MOR फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन।
सो बैलेंस सेक्शन में क्या होता था, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स होता था, एक्स यू मैक्स होता था। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें एक्स यू की जगह पे एक्स यू मैक्स पुट कर देंगे, एक्स यू की जगह पे एक्स यू मैक्स पुट कर देंगे। और आपको याद हो कि एक्स यू की जगह पे एक्स यू मैक्स पुट कर देते हैं तो उसको एम यू लिमिटिंग बोलते थे, उसको क्या पुट बोलते थे, एम यू लिमिटिंग बोलते थे, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन के लिए आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं और कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं। अगर कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो क्या होगा, 0.36 एफ सी के बी, एक्स यू की जगह पे क्या पुट कर दें, एक्स यू मैक्स इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, है ना। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम कंप्रेशन साइड हुआ, ये आपका कंप्रेशन साइड से हुआ, है ना। ये आपका किस साइड से हुआ, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अगर टेंशन साइड से लिखेंगे तो क्या होगा, 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी, एक क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स हो गया, इंटू लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ये हो गया फ्रॉम टेंशन साइड, फ्रॉम टेंशन साइड। ठीक है, सेकेंड थिंग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए, एम ओ आर फॉर अंडर इनफोर्स सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन, यू आर एस फॉर अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो अंडर इनफोर्स सेक्शन में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे टेंशन साइड से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि स्टील पहले फेल हो रहा है, क्योंकि स्टील है जो पहले फेल हो रहा है, इसलिए टेंशन साइड से निकालेंगे। ठीक है, बैलेंस सेक्शन में कंप्रेशन से निकाल दे या टेंशन से निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा तो किससे निकालेंगे, फ्रॉम टेंशन साइड से निकालेंगे, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम टेंशन साइड, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम टेंशन साइड। क्यों, क्योंकि स्टील पहले फेल होने वाला है, फ्रॉम टेंशन साइड। सो टेंशन साइड से हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो एम ओ आर इस केस में क्या होगा बताइए, टी इंटू लीवर आर्म, टी इंटू लीवर आर्म, तो टी क्या होगा, है ना, और एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स होगा तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स यू ही रहने देना पड़ेगा, है ना। तो 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस टी इंटू लीवर आर्म कितना, डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये हो गया क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, फॉर अंडर इनफोर्स सेक्शन, है ना। तो अब समझ में आ रहा होगा, हर क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो पहले एक्स यू और एक्स यू मैक्स में कंपेरिजन करना होगा, उस बेसिस पे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक्स यू और एक्स यू मैक्स में आप कंपेरिजन कर लेंगे तो आप ये पता कर पाएंगे कि सेक्शन कैसा है ना, whether it is balance section or it is under enforced section or it is over enforced section. So third क्या है आपका, moment of resistance for over enforced section, over enforced section. So over enforced section में आप क्या करेंगे बताइए, XU को कहाँ तक ले जा सकते हैं, XU को मैक्सिमम XU मैक्स तक ही ले जा सकते हैं, XU को कहाँ तक ले जा सकते हैं, XU को आप मैक्सिमम है जो XU मैक्स तक ही ले जा सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, एक्स यू मैक्स तक ले जा सकते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज कैलकुलेटेड, इस केस में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स यू को लिमिट कर देंगे कहाँ तक, एक्स यू मैक्स तक, एक्स यू मैक्स तक। यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें एक्स यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम यू मैक्स पुट करेंगे, एक्स यू मैक्स पुट करेंगे, है ना। तो और कौन साइड से कैलकुलेट होगा, हमेशा ऑलवेज कंप्रेशन साइड, क्योंकि स्टील कभी फेल ही नहीं होगा, तो जो फेल होगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी कंक्रीट फेल होगा ओवर एनफोर्स सेक्शन में, है ना। तो इस केस में जो एम ओ आर का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका
0.36 FCK B इंटू XU मैक्स, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकल गया, इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स। बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है कि नहीं। तो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना, याद रखने की जरूरत ही नहीं, यदि आप एनालिसिस पार्ट को सही से देखते हैं तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, आपको चेक करना होगा क्या, मतलब दोनों में कंपेरिजन करना होगा XU और XU मैक्स में, XU और XU मैक्स में, हर क्वेश्चन में XU और XU मैक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। उससे आपको पता चल जाएगा टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में, कि ये बैलेंस सेक्शन है या अंडर इनफोर्स सेक्शन है या ओवर इनफोर्स सेक्शन है। और एक बार जब यदि टाइप ऑफ सेक्शन आपको पता चल गया तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए ये लेक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1 से 2 बार आप है जो इसको देखिए, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है जो यहीं से आपका पूछता है। अगर आपको क्वेश्चन सिंगली बीम से आएगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आपका यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है और कंपटीशन का भी हो सकता है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।